मेरा जो विषय है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि आप क्या जानना चाहते हो। आपके मन में जो भी आपने पहले 3 वक्ताओं को 4 वक्ताओं को सुना है, इंक्लूडिंग मृत्युंजय भाई, तो आपके मन में क्या क्या प्रश्न आए हैं। तो जो भी प्रश्न हो, कहीं से भी प्रश्न हो, वो आप पूछे। तो पहले हम प्रश्न ले लेंगे, फिर उसके बाद जो मुझे कहना है कहूँगा, क्योंकि बातें अनंत हैं और जितना चाहे उतने विस्तार में वो बातें कही जा सकती हैं, परंतु मुझे और सिर्फ उतनी ही बात करनी है जितना आप जानना चाहते हैं। तो अब हम संवाद करेंगे, ना कि अकेली बात करेंगे। एनीवन? सर, ये जो भी हो रहा है, मतलब जैसे अभी वैक्सीनेशन के टाइम पे लोगों को इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट लिया नहीं गया, साइड इफेक्ट के बारे में बताया नहीं गया, जोर जबरदस्ती उनके ऊपर एक माहौल और डर का माहौल पैदा किया गया और उससे फिर उनको जबरदस्ती के टाइम पे लगवाना पड़ा। नहीं चाहते भी लगाए लोग और नहीं चाहते भी लगाए। और अभी जैसे दिखा जा रहा है कि बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे आ रहा है कि लोग खेलते खेलते चल जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है। देखिए, भारत में तो हार्ट अटैक अभी से नहीं हो रहा है ना, अभी तो नहीं, पहले भी होता था, लेकिन एक स्ट्रोक आता था, वो अस्पताल जाता था, कुछ दिन सर्वाइव करता था, पल रहता था, 1 साल भी जी गया, 6 महीना जी गया, 2 साल जी गया, लेकिन होता है। लेकिन अभी ऐसा कौन सा हार्ट अटैक आ रहा है या ब्रेन हेमरेज आ रहा है कि 3 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट में, मतलब अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर बोल रहा है कि ऑलरेडी डेड। तो ये अगर कुछ ये अटपटा सा लग रहा है, और इसकी क्या रीजन हो सकती है, जो भी हम आज इसको भी जो भी हैं ये करने वाले, क्या रीजन वो ऐसा चाहते हैं कि मानव समाज को इतना क्षति पहुंचाया जाए, जाने में अनजाने में उनके साथ धोखा करके, प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके, क्या रीजन हो सकता है? ये रीजन मुझे थोड़ा सा साफ अगर हो सकता है तो। जो मेडिकल इमरजेंसी का तथ्य सवाल आप पूछ रहे हैं कि अचानक लोग खेलते खेलते, ड्राइव करते करते, राइट, खाना खाते खाते, नाचते नाचते, पढ़ते पढ़ते, बात करते करते और स्टेज पे भाषण देते देते ही 1 सेकंड में ऐसे गिरता है और फ्लैट हो जाता है। और उसके लिए एक नई भाषा गढ़ी गई है, एक नया एक्सप्रेशन गढ़ा गया है, उसको बोलते साइलेंट अटैक आ गया था। आप लोगों ने पिछले 4-5 साल में बहुत सारे शब्द सुने हैं, ठीक है, लॉकडाउन आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, है ना, और उसी तरह से ये नया शब्द आया है। इस शब्द का नाम है साइलेंट अटैक। मेरी माता जी को 18 अक्टूबर को बिल्कुल ऐसी घटना मेरी माता जी के साथ भी घटी, मेरे घर में घटी। मेरी माता जी 81 साल की उम्र तक कभी बीमार नहीं पड़ी। उनका चेहरा टमाटर की तरह लाल, चेहरे पे रुआब रहता था। तो अचानक उनके सांस की तकलीफ हुई, डॉक्टरों ने बोला कि उनको कार्डिक अरेस्ट आया है, यानी, परंतु डॉक्टर समझदार था, उसमें हॉस्पिटल में ले गए तो उनको हार्ट की दवाइयाँ दी गई, तो वो ली जा रही थी। डॉक्टरों ने बोला कि इनका आपको एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा या स्टेंट डालना पड़ेगा। फिर हार्ट का टेस्ट करवाया, ईसीजी करवाया, इको टेस्ट करवाया। वो करने के बाद उन्होंने कहा कि उनका हार्ट 30% काम कर रहा है। मैंने अपने मित्रों से बात की, सबसे बात की, बात करने के बाद उन्होंने कहा कि इस उम्र में किसी के भी हार्ट का कोई भी टेस्ट करवाया जाएगा, वो आपको लगभग ऐसा ही आएगा। ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है, ये एजिंग प्रॉब्लम है। एजिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मेरे चेहरे पे कुछ सिम्टम आते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो कैसे पता चलता है कि आपको सिम्टम आ गए, ये बूढ़ा हो रहा है? शरीर की उम्र दराज शरीर हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और क्या होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं। तो जैसे झुर्रियाँ बाहर पड़ती हैं, वैसे ही जो हमारी एक एक वेन्स है ना, नर्व है ना, उसके अंदर भी ऐसी झुर्रियाँ पड़ती हैं।
उसको एजिंग फैक्टर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एजिंग है, उसके साथ हुई है। परंतु डॉक्टर उसको क्या इंटरप्रेट करता है? ब्लॉकेज आ गया, फंक्शनिंग कम हो गई। सामने वाला बोला कि कोई दर्द नहीं हो रहा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, पर डॉक्टर बोलता है कि नहीं, प्रॉब्लम है, तुमको दवाई लेनी पड़ेगी, तुम्हें डायबिटीज़ की दवाई लेनी पड़ेगी, तुम्हें बीपी की दवाई लेनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। एनीवे, माता जी को उन्होंने हार्ट की दवाइयाँ दी और अचानक उनको सांस की तकलीफ होने लगी जो पहले नहीं हो रही थी। तो उनको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया। उन्होंने कहा इनके लंग्स में पानी भरा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स में पानी भरा हुआ है, तो इनको फटाफट 32 सेक्टर चंडीगढ़ लेके जाओ, इमरजेंसी है। तो भाई ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि 2 घंटे दूर चंडीगढ़ में, अपने वतन से दूर, अपने शहर से दूर, वहाँ कोई है भी नहीं, रात के 2 बजे लेके जाओगे? हाँ, रिस्क मत लो, जो भी लोकल बेस्ट हेल्प पॉसिबल है वो लो और लेके जाओ। वो लेके गए, उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम है, तो उन्होंने सबसे पहले साइन करवाए कि आपकी जो भी है बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको अभी के अभी डिसीज़न लेना पड़ेगा, ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है, आपको साइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने साइन करवाए कि जो भी घटना घटे उसके लिए जिम्मेवार आप हो। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है, वो आपके शरीर के साथ कुछ भी करे, सही या गलत, जवाबदारी आपकी। तो चलो, मजबूरी है, जवाबदारी हमारी है, मरीज़ हमारा, हम ही लाए, उन्होंने तो बुलाया नहीं था। चलो, साइन किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने यूरिन को बढ़ाने के इंजेक्शन दिए और 2 घंटे के बाद माताजी बिल्कुल नॉर्मल, परफेक्ट हो गई। 2 ही घंटे। उसके बाद भी उन्होंने उनको 5 दिन आईसीयू में रखा। आईसीयू में क्या होता है? एक कमरा होता है चकोर, जिसमें 6 से 8 या 10 बेड लगे होते हैं। हर एक बेड के ऊपर थोड़े से मैकेनिज्म रखे होते हैं, उनको ऊंचा किया जा सकता है, नीचा किया जा सकता है, राइट। और बेड के पीछे एक ऑक्सीजन का नली लगी होती है। उस नली के साथ वहाँ पे एक मीटर सा लगा होता है जिसमें ब्लिंकिंग अप या डाउन होती है, ठीक है। माता जी हॉस्पिटल में 5 दिन रही। उनको सिर्फ दवाइयाँ, इंजेक्शन दिए गए और कुछ नहीं दिया गया, परंतु उनके टेस्ट 12 किए गए। उनका किडनी टेस्ट, लिवर टेस्ट, ब्रेन टेस्ट, ईसीजी टेस्ट, इको टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट, ये टेस्ट करवाना है, ये टेस्ट करवाना है। तो जब भी डॉक्टर आए तो आपको उनके मुंह पे थाली में टेस्ट की रिपोर्टें रखनी है। तो डॉक्टर क्या करेगा? सुबह आएगा चक्कर पे। मैं आपको सीन बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स में क्या होता है, फिर आप समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो आप, डॉक्टर आता है चक्कर पे, उसके पास एक मरीज के पास खड़े होके, आईसीयू में, हाँ, एक हमारा आईसीयू था, उसमें 8 बेड थे। तो आईसीयू में आएगा, हर एक बेड के ऊपर वो 5 से 7 मिनट रुकेगा। उसके साथ एक नर्स आएगी, वो कुछ लिखेगा, दवाइयाँ बदलेगा, थोड़ा सा हालचाल पूछेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। चलो, इस तरह से करने के बाद जब वो डिस्चार्ज हुआ तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि कब डिस्चार्ज दोगे, कब डिस्चार्ज दोगे, कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, डिस्चार्ज कब दोगे? उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए भी 3 दिन और लगाए। हालांकि वो पहले 1 दिन से ही ठीक हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने 3 दिन लगाए। फिर उनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तो उन्होंने उसको नॉर्मल वार्ड में, एसी वार्ड रखा पर नॉर्मल वार्ड रखा, जहाँ पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पर बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। उसके बाद भी मैंने पूछा कि कब डिस्चार्ज दोगे? नहीं, अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखना है। मैंने कहा तेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तुम ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो? तो उसने बोला कि असल में हमें लगता है, पता नहीं है, लगता है कि इनको हार्ट अटैक आया हो सकता है। अगर हार्ट अटैक आया है तो अंदर हार्ट में इंजरी होगी, उससे ब्लीडिंग हो गई होगी, तो उस ब्लीडिंग को से अंदर क्लॉटिंग बन जाएगा, हार्ट में क्लॉट बन जाएगा, धब्बे बन जाएंगे,
ठीक है। तो उसको पिघलाने के लिए हैपरिन नाम की एक मेडिसिन देनी पड़ती है, जिससे खून जम जाता है ना, तो खून जमे नहीं, वो पिघला रहे, और पिघलने से कि नस बंद ना हो जाए, हार्ट की बस ना बंद हो। वो 5 हैपरिन के आपको इंजेक्शन देने ज़रूरी हैं, इसलिए इनको 5 दिन रखना पड़ेगा। मैंने कहा इसके अलावा, कहता नहीं इतना काफ़ी है। तो मैंने कहा मैं घर में ना दे दूँ, वो इंजेक्शन ही तो देना है, वो मैं घर में ना दे दूँ। नहीं 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 नहीं, हम यहाँ हैं, ये कहानी सुनाना शुरू किया। तो मैंने कहा अगर हैपरिन का इंजेक्शन देना है, मेरे घर में के बाजू में डॉक्टर है, ठीक है, मैं उनसे इंजेक्शन दिलवा दूंगा, आप इनको डिस्चार्ज करो। फिर भी वो डिस्चार्ज नहीं दे रहा। अल्टीमेटली वो मुझे कह रहा है कि आप अपने रिस्क पे लेके जाइए, वहाँ भी इमोशनल मैनेज। और उन्होंने रिपोर्ट में ये लिखा कि मरीज को पेशेंट अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती लेके गया है, यानी जवाबदारी फिर से मेरी। फिर बिल आया 53,000 का। तो मैंने बिल के ब्रेकअप पूछा, कहते फाइल, कहते नहीं यही होता है। मैं कहा नहीं, मुझे फाइल दो और मुझे पूरा ब्रेकअप दो, आपने किस किस चीज़ का बिल लगाया, कौन सी मेडिसिन का लगाया, डॉक्टर का लगाया, जो भी बिल लगाया सारा का सारा मुझे डिटेल चाहिए। कहते हम किसी को नहीं देते। मैं कहा नहीं, वो बिल मेरा है, मैंने आपको पेमेंट दिया है, तो आपने किस चीज़ का पेमेंट दिया, तो मैं पेमेंट किस चीज़ का दूँ। मौखिक कुछ नहीं होता, आपको भी जीएसटी देना, आपको भी जवाब देना, मुझे भी देना है, राइट। मैं पेमेंट दिया हूँ, उसके ऊपर मैंने जीएसटी दिया, तो मुझे भी बताना है। अल्टीमेटली बिल आया, तो बिल की अमाउंट सुनिए, 53,000 में बिल की अमाउंट सुनिए। एडमिट होने का खर्च 18,000 रुपया। कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ उन्होंने फाइल बनाई है और आपको उठा के व्हीलचेयर से लेके या स्टेथोस्कोप से लेके आपको हॉस्पिटल तक लेके गए। उसका बिल एडवांस में 18,000 रुपया। 6,000 रुपया फाइल बनाने का खर्चा, केवल आपकी फाइल बनाते हैं ना, दर्ज करते हैं, उसका खर्चा 6,000 रुपया। उसके बाद आईसीयू के बेड में उनको सुलाने का खर्चा, एक दिन का एक बेड का खर्चा 2,000 रुपया। ये कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, मिडिल हॉस्पिटल है, छोटे शहर का हॉस्पिटल है। 6,000 रुपया डेली, 2,000 रुपया बेड का खर्चा, 2,000 रुपया ऑक्सीजन लगाने का खर्चा डेली का, और 2,000 रुपया वो पीछे जो मीटर है ना, ब्लिंक करता रहता ऊपर नीचे, 2,000 रुपया उसका रोज का खर्चा है। ये कितना हो गया? नहीं, हमने 5 दिन रखा हुआ, 30,000 हो गया। अच्छा, ऐसे वहां 8 बेड थे, एक ही रूम में, इतना सा ही रूम था वो, उसमें 8 ऐसे बेड थे, तो कितने हो गए? ये मेडिकल खर्चा है या किराए का खर्चा है? वो तो परमानेंट उनके पास बेड पड़े ही थे। ये किसका खर्चा है? किराए का खर्चा है। उसके बाद डॉक्टर जब भी विजिट में आया, सुबह और शाम, डॉक्टर का 7 मिनट तक, 5 से 7 मिनट तक खड़ा होने का खर्चा 600 रुपये से 1,000 रुपया, और उसके साथ जो नर्स घूमती है उसका खर्चा 400 रुपया। कितना हो गया डेली का खर्चा? डेली का खर्चा कितना हो गया? उस जो बाकी जो टेस्ट थे वो उससे एडिशनल थे, वो भी हमारे ही, कहाँ से होंगे? हमारे ही उसके अंदर होंगे। फिर एक बार स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा लंग्स के बारे में कंफ्यूजन है, उसका स्पेशल विजिट चार्जेस 2,000 रुपीज़। टोटल खर्चा सब कुछ मिला के, फिर खाना भी खाना है। आप हॉस्पिटल में घूम रहे हो, एक से ज़्यादा मरीज अंदर नहीं जा सकता, एक से ज़्यादा मरीज नहीं जाना, आपको मास्क पहनना पड़ेगा, आपको टोपी पहननी पड़ेगी। आजकल तो वो आपको पॉलीथीन पर पहना देते हैं, पहले एप्रन पहनाते थे, आजकल पॉलीथीन पहना देते हैं, तो उन्होंने पॉलीथीन पहनाया मुझे। ओके, अच्छा, उसके बाद भी आप 5 दिन दिन रात पेशेंट के साथ रहते हो, पेशेंट को चेक करने आपको ही जाना है, नर्सों के बावजूद भी। और नर्स रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, 5 बजे भी आपको लिखेगी ये दवाई लेके आओ, तुरंत चाहिए। और आप वही बैठे हो, आपके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है, आपके पास बैठने के लिए स्टील के बेड पड़े हैं, राइट। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लास 1 हो कि क्लास 2 हो,
कि आपको कितने लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, आपका कितने लाखों का टर्नओवर है, वो तो सिर्फ आपको एक खड़े हुए मजदूर की तरह तय करते हैं जिनको कभी भी बिल पकड़ाया जा सकता है। टोटल 92,000 का खर्चा आया। चलो, फिर भी उन्होंने बोला कि 4 दिन बाद फिर टेस्ट करो। माता जी आई, बिल्कुल ठीक हो गई, चलती हुई आई, उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। सबसे उन्होंने बात की, आवाज़ में खनक पूरी, चेहरे पर रुआब पूरा, ठीक है। घर में बाहर आते ही पहले वो पौधों को पानी देने के लिए गई, फिर सब्जी खरीदने गई। यानी कहने का मतलब है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और सब कहते हैं कि माता तो पहले से भी बढ़िया होके आई है, क्योंकि माता तो मुझे लगता है 1.5 घंटे के अंदर ही बढ़िया हो गई थी। वहाँ तो एसी रूम में, ठीक है, 9,000 रुपया पर डे के रूम में पड़ी थी। एनीवे, चौथे दिन में फिर से उनके टेस्ट देने के लिए गया। सारे के सारे टेस्ट फिर से किए गए और टेस्ट करने के बाद फिर से उन्होंने 2,000 रुपये का बिल बनाया। फिर से दवाइयाँ जो दी वो सारी की दवाइयाँ आधी कर दी कि माता ठीक चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं। पर फिर भी आप ना एंजियोग्राफी तो सोचो, हार्ट अभी भी प्रॉब्लम में हो सकता है। अगले दिन माता जी ने सुबह उठ के सारा काम किया, पूजा की, ठंडे पानी से आराम से नहाई जैसे वो नहाती थी, खाना बनाया, ब्रेकफास्ट की, बाहर पौधों को पानी दिया, सब्जी ली। त्योहार का दिन था, दिवाली के दिन थे, सफाई करवाई घर से। बड़े आराम से बेड पे बैठे बैठे भाभी को कहती है कि जाओ ऊपर से कपड़े उठा के ला। भाभी नीचे आई, माँ ऐसे बैठी थी बेड पे और ऐसे ही चली गई। मेरी माता जी को 2 वैक्सीन लगे थे। वो कैसे लगे मुझे सारा ज्ञान है। मैंने गुजरात में कम से कम नहीं तो 5-7 लाख लोगों की जान बचाई होगी, जिनको समझाया कि वैक्सीन मत लेना। पूरे हरियाणा में हमने वैक्सीन लगने नहीं दिए, ठीक है। सरकार के सबके विरोध के बावजूद भी पूरी दुनिया को चिक चिक के इसके बारे में जानकारी दी, अपने घर वालों को भी बोला। पर जिन्होंने कहा ना कि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर है। मैं गुजरात में था, माँ पंजाब में थी, तो मेरी पढ़ी लिखी हुई भतीजी जो किसी डीपीएस में फिजिक्स पढ़ाती है, पढ़ी लिखी है, वो घर आती है और उसी समय हमारे मोहल्ले के मंदिर में वैक्सीन महोत्सव चल रहा है, जहाँ घर घर आके उस वैक्सीन महोत्सव में जुड़ने का आमंत्रण दिया जा रहा है। अगर नहीं लोगे तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, नहीं लोगे तो आपको एटीएम में नहीं जाने को मिलेगा, नहीं लोगे तो उसके हज़ारों किस्से कहानियाँ सुनाई गई। हालांकि किसी को रोका नहीं गया, कहानियाँ सबको सुनाई गई। तो मेरी भतीजी ने भी वो ज़बरदस्ती उठा के ले गई माँ को, अपनी माँ को, मेरी माँ को, और जाके उसने उनको वैक्सीन ठुकवा दिए। उसने अच्छा किया या बुरा किया? हेलो, उसने अच्छा किया या बुरा किया? पर उसकी तो पढ़ाई यही कहती है कि वैक्सीन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री पागल थोड़ा है, वो तो देश के लिए काम कर रहा है, वो तो देश के लिए काम कर रहा है, राइट। ये जो ऑफिसर हैं, ये जो मेडिकल ऑफिसर हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो WHO वाले हैं, ये कोई पागल थोड़ा है जो इतना रिसर्च करते हैं, इतने करोड़ों बिलियन डॉलर करते हैं। अमेरिका वाले पागल थोड़ा है जिन्होंने लोगों को राहत देने के लिए एक दिन में $20 ट्रिलियन छापे हैं लोगों की मदद के लिए। ये वैक्सीन ऐसे ही थोड़ा आया है। पूरी दुनिया की जीडीपी सिर्फ $72 ट्रिलियन है और नवंबर 2019 को एक दिन में ट्रंप ने लोगों की सहायता देने के लिए $20 ट्रिलियन की करेंसी छापी और एक ही दिन में दुनिया की जीडीपी 72 ट्रिलियन से जंप करके कितनी हो गई? 92 ट्रिलियन हो गई, 94 ट्रिलियन हो गई।
यानी दुनिया में जितना पैसा आज कल तक था उससे 28% पैसा एक दिन में पैदा हुआ। हेलो, कहां से पैदा हुआ? 28% जो नया पैसा मार्केट में आया वो कहां से पैदा हुआ? कोई मशीन से नहीं पैदा हुआ, क्योंकि कागज का एक भी नोट मार्केट में नहीं आया। वो सारा का सारा जो पैसा छपा था वो डिजिट में छपा था, वो ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से छपा था। किसके ऑर्डर से? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रेसिडेंट ने लोगों की सहायता करने के लिए, इंडस्ट्री को सहायता की जरूरत है, मेडिकल को सहायता की जरूरत है, लोग घरों में बैठे हैं उनको सहायता की जरूरत है, नए नए वैक्सीन को इन्वेंट करने की जरूरत है, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुफ्त में पहुंचाने की जरूरत है। लोगों के पास भोजन नहीं है, उनको भोजन देने की जरूरत है। लोगों को फ्री ट्रेन चलाने की जरूरत है, राइट? लोगों के मास्क नहीं है तो लोगों को मास्क पहनाने की जरूरत है। ओके, सारे के सारे जो मुर्दे हैं, लोग मर रहे हैं अस्पताल में, परंतु क्या है कि कोई उसको छू नहीं सकता, क्योंकि छुएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए मुर्दों को छूना नहीं है, उनको स्पेशल किट पहनाई जाएगी, उनका शक्ल भी कोई नहीं देख सकता, तो उनको क्रीमेट करने की जरूरत है, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम करेंगे तो भी खतरा है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। तो इसलिए लोगों ने अपनी वालदा की, अपने बच्चे की, माँ ने अपने बेटे की, और बेटों ने अपनी माँ की, कोई शक्ल देखी नहीं। उनको क्रीमेट करने के लिए भी, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी एक आदमी जाता था, या कई कई ज़्यादातर केसेस में एक भी नहीं गया। उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई जाती थी, उसका शरीर भी नहीं दिखाया जाता था, उसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं थी। और हॉस्पिटल में जितने लोग मरे उनमें से 90% से ज़्यादा हॉस्पिटल में मरे, किसी की कोई मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम नहीं है। उसको क्या ट्रीटमेंट दी गई उसका कोई डिटेल, कोई डाटा नहीं है। और जो भी मरा उसके मरने का इमीडिएट काज क्या था उसकी भी कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो गई थी। कोरोना में क्या होता है? कोई सिम्टम नहीं होता। उन्होंने कोरोना के सिम्टम में क्या डाल दिया? खांसी होती है, जुकाम होता है, सांस फूलती है, ठीक है, क्लॉट बन जाते हैं, और सांस नहीं आती, और खाने में स्वाद नहीं आता, स्वाद मर जाता है, और हाँ ज्वाइंट पेन होती है वगैरह वगैरह। यानी दुनिया में जितनी भी सीजनल सिम्टम होते हैं वो सारे के सारे कोरोना के थे, मौसम कोई भी हो, राइट? तो किस कारण से आदमी मरा? जब इम्यूनिटी डाउन होती है ना, एड्स में इम्यूनिटी डाउन होती है, तो एड्स में जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो उसमें क्या होता है? एड्स से कोई नहीं मरता, उनकी अंदर की रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। तो कोई बुखार से मरता है, कोई गैस से मरता है, कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई स्ट्रोक से मरता है, कोई साइकोटाइन स्टॉर्म से मरता है। ऐसे कोई ना कोई कारण दिए जाते हैं, परंतु एड्स से कोई नहीं मरता, क्योंकि एड्स एक रोग प्रतिकारक क्षमता होती है। हर एक व्यक्ति का कारण अलग अलग होगा, इसलिए वो बीमारी है कि नहीं है इसका भी कोई प्रूव नहीं है, और कोरोना का भी कोई प्रूव नहीं है, क्योंकि वो भी इम्यूनिटी थी और एड्स भी इम्यूनो डेफिशिएंसी थी ना, और ये भी इम्यूनो डेफिशिएंसी थी, यानी आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता घट गई। ओके, पर रोग प्रतिकारक क्षमता का हर एक व्यक्ति को असर जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए हर एक आदमी के मरने का कारण भी अलग अलग होता है। अब ये पूछ रहे हैं, मेरी माँ, उसका भाई, इनके अब्बा, इनका बेटा 16 साल का, या इनकी बेटी 13 साल की, अचानक खेलते खेलते, हंसते हंसते, बिल्कुल भली चंगी, पहले हार्ट अटैक आता था ना तो कार्डिक अरेस्ट सिम्टम होता था कि दिल दुखता है, सांस फूलती है, घबराहट होती है, पसीना आता है, कुछ ना कुछ सिम्टम
होता था। यह मानव इतिहास में पहली बार है कि बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी स्ट्रेस के लोग धाड़ धाड़ गिर रहे हैं। अहमदाबाद का डाटा उन दिनों निकल के आया कि एक महीने में, फरवरी के महीने में अहमदाबाद में जितने लोग हर साल उस महीने में मरते हैं, उससे 1,29,000 लोग एक्स्ट्रा मरे अकेले अहमदाबाद में एक महीने में। पूरे भारत में कितने मरे? उन्हीं दिनों तुलसी भाई भारत की यात्रा पे आए। तुलसी भाई मालूम है कौन? हाँ, टेड्रोस मालूम है कौन? WHO का जो अधिकारी है, हेड है, इंडिया का अधिकारी है, वो भारत में आया है और उसने भारत का दौरा किया। पर जब वो जाता हुआ गया तो उसने बोला कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, भारत में सिर्फ 47 लाख लोग मरे हैं। अगर मोदी जी इतना अच्छा काम ना करते, लॉकडाउन ना लगाते, तो करोड़ों में जान जा सकती थी। अगले दिन मोदी जी की सनकी। मोदी जी ने कहा तुलसी भाई से कोई गलतफहमी हुई है, उनको गलत रिपोर्टिंग हुई है, उनको गलत डाटा दिया गया है। भारत में तो सिर्फ 4,30,000 लोग ही मरे हैं। अब किसका माने? तुलसी भाई का माने या हीराबा के बेटी की माने? उनकी डिग्री की माने, उनकी शादी की माने, या GDP के डाटा की माने, या डेथ की माने? किसकी माने? क्योंकि वो तो किसी को जवाबदेह है ही नहीं। मेडिकल डाटा उनके लिए कुछ नहीं, वोटर का डाटा कुछ नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कुछ नहीं, मौत का डाटा कुछ नहीं। कुछ संगठन, बहुत सारे संगठनों ने डाटा इकट्ठा किया कि उस साल कोरोना की सेकेंड वेव में, उस साल भारत में कितनी चिताएं जली, कितने कफन बिके, या कितने ताबूत बिके, या कितने शव गंगा में अंत्येष्टि करने के लिए आए, और कितने आते थे। 6 से 8 करोड़ का अंतर है। ओके, हो क्या रहा है कि इन्होंने आपके शरीर के अंदर टेस्ट के द्वारा, मास्क के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा या ट्रीटमेंट के द्वारा अलग अलग स्टेज पे कुछ ना कुछ तो डाला है, और 180 करोड़ बूटियां आपके शरीर में डाली गई हैं। 1, 2, 3, वैक्सीन नंबर 1, 2, 3। और उसके कारण किसके शरीर में क्या अंतर आया उसका कोई टेस्ट नहीं है, राइट? तो ऑक्सीजन के कारण लोग मरे, तो पार्लियामेंट ने बोला कि भारत में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी डेथ हुई नहीं है। यह किसका बयान है? हेल्थ मिनिस्टर का पार्लियामेंट में बयान है। फिर डॉक्टरों ने पूछा जब स्टेशन होगी कि मास्क पहनने से कौन सा वायरस रुकता है? वायरस का जो साइज होता है, वो जो मास्क के अंदर जो छिद्र होता है जिससे आपको सांस होती है, उससे वो 30,000 गुना छोटा होता है। हार्ट में बन रहा है तो हार्ट अटैक, ब्रेन में बन रहा है तो ब्रेन स्ट्रोक, किडनी में बन रहा है तो किडनी फेलियर, और कई अलग अलग अंगों में बन रहे हैं तो मल्टी ऑर्गन फेलियर, और यहां बन गया तो 1 ही सेकंड लगता है। और किसी का भी कारण से जैसा भी हो गया हो, उसका कोई पोस्टमार्टम, कोई रिसर्च, कोई रिपोर्ट, कोई जवाबदारी, कुछ नहीं है। तो मानव इतिहास में इतना बड़ा कारनामा ये कर कैसे गए और छुपा कैसे गए, और इन्होंने किया क्यों? यही सवाल है ना? हेलो, सवाल यही है ना कि इतना बड़ा कारनामा कर कैसे गए, किया क्यों,
और उसकी प्रक्रिया क्या है। कारनामा ये बहुत छोटा है, असली कारनामा तो इस साल से शुरू हुआ है, हो गया है। मृत्युंजय भाई ने क्लाउड सीडिंग की बात की, आर्टिफिशियल रेन की बात की, तो आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं।